चैप्टर 1 जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। 1.1 जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मीय अभिलक्षण हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। इस प्रकार जनन भी जीवों का विलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमय शैवाल मोस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। मैंने इन सबको साइड में लिख दिया है, जैसे फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स, यीस्ट हाइड्रा में बडिंग, प्लेनेरिया में ट्यूरी जनरेशन, फंगाई फिलामेंटस एल्गी और एंड प्रोटोनिमाउस ऑफ मोसिस में फ्रेगमेंटेशन। जब हम एक कोशिकीय के जीवों जैसे जीवाणु, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने की को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर म्यूज, बंदे कामगार मधुमक्खी, स्टेराइल वर्कर बीज, अनुर्वर मानव युगल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपस आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशेष लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हों अथवा एक कोशिक हों, में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परकनली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं और न ही निर्जीव। अतः उपापचयी क्रिया निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है।
शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा लक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकेरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है, रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम उन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। उत्तकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता के पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। 1.2 जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी में पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आप कुछ जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी नई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, जो शायद इससे ब्रह्मकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव वेग को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICJN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम जेनेरिक नेम तथा जाति संकेत पद स्पेसिफिक एपिथेट्स। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज है अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं।
इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। नंबर 2, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। नंबर 3, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। नंबर 4, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मेंजिफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लीनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा हो जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों के वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी एक टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई नहीं थी, इसलिए मैंने साइड में लिख दी है कि इस वर्गीकरण की इस प्रक्रिया को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके आगे है कि बाह्य और आंतरिक संरचनाओं के साथ साथ कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण कैरेक्टराइजेशन, पहचान आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन तथा नाम पद्धति नोमेनक्लेचर आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ यह है कि जीवों की नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास से संबंध इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा गया है। 1.3 वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान मतलब स्टेप पद अथवा वर्ग यानी रैंक और कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गी की संवर्ग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गी की पदानुक्रम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्ग टैक्सोन कहते हैं। वर्गी की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद होती हैं। इसका अर्थ है कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। यह वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकीय समूह है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ अथवा पौधों के लिए भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती हैं। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में
सहायता करता है। 1.3.1 स्पीशीज जाति। वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम है और यह है टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकी गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलोंजिना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। 1.3.2 वंश जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर तथा बैंगन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पार्डस तथा टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस जिनमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। 1.3.3 कुल फैमिली। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों फेलिडी तथा कैनिडी में रखा गया है। 1.3.4 गण ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोल्वुलेसी, सोलोनेसी को पोलिसोनियस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। 1.3.5 वर्ग क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं को और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। 1.3.6 संघ फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिनमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग में रखा गया है। 1.3.7 जगत किंगडम। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, क्योंकि पादप जगत में विभिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीकी वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा को उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्ग को दिखाया गया है। 1.4 वर्गीय की सहायता साधन। जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए
आवश्यक हैं। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। 1.4.1 हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मानव वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं थी। दीज स्पेसिमेंस along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध कराता है। 1.4.2 वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन इन विशिष्ट उद्यानों के संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत में तथा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। 1.4.3 संग्रहालय म्यूजियम वानस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। 1.4.4 प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। 1.4.5 कुंजी अथवा चाबिया की यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका उपयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्राय जोड़ों, युग्मों जिन्हें युग्मित कपलेट कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन लीड का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीय की सामग्री जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गीय की कुंजी की आवश्यकता होती है। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं थी। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका मैन्युअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र कैटलॉग अन्य माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीशीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका मतलब मैन्युअल से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सोन की पूरी जानकारी होती है। थैंक यू।